Jai Hind students, today we will discuss the remaining story of the chapter 1 of history, the French Revolution. In the last lecture we had discussed about the region of terror. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में हमने पढ़ा, who was became the ruler of the France and उसने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बुरा किया and he used a machine गुलिटॉन और लास्ट में उसको ही उस मशीन से मार दिया गया. So now we'll discuss the remaining story. Women were active participants in the events. जितने भी events हुए स्टार्टिंग से वुमेन का भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, बट वुमेन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ना ही उनको कोई पॉलिटिकल राइट दिया गया. दे डोंट हैव एनी राइट टू वोट. मोस्टली वुमेन जो थी थर्ड स्टेट की, दे हैव टू अर्न समथिंग फॉर देयर लिविंग. वो मेनली लॉन्ड्रेसेस, कपड़े धोने का काम, फूल बेचने का काम, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने का काम मार्केट में करती थी. और बहुत सारी जो फीमेल्स थी वो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी. डोमेस्टिक सर्वेंट मीन्स एज अ मेड, जो घरों में काम करती हैं. उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं थी. जो सिर्फ नोबल्स मीन्स सेकेंड स्टेट्स या फिर जो थर्ड स्टेट के बहुत वेल्दियर मतलब अमीर लोग थे, उनकी बेटियां ही सिर्फ पढ़ने के लिए जाती थी कॉन्वेंट स्कूल में, एंड आफ्टर दैट उनकी मैरिज कर दी जाती थी. जो वर्किंग वुमेन्स थी उन पर बहुत बर्डन था, बिकॉज उनको बाहर का भी काम करना होता था, अपनी जो भी वो काम कर रही थी वो काम करना होता था, एंड उनको फिर अपनी फैमिलीज़ को भी देखना होता था. दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ देयर फैमिलीज़ ऑल्सो. बच्चों को देखना, घर के सारे काम करना, पानी भर के लाना, उसके बाद ब्रेड खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगना. और उनकी जो वेजेस थी, जो उनकी सैलरी थी, वो मैन से कम थी. उसके काफ़ी टाइम बाद वुमेन्स ने अपने पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किए और कुछ न्यूज़पेपर्स को स्टार्ट किया. उस टाइम पे फ्रांस की डिफरेंट सिटीज़ में 60 वुमेन्स क्लब थे. उसमें सबसे फेमस क्लब जो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. और उन सारे वुमेन की क्या डिमांड थी? मेन डिमांड थी सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, कि जो पॉलिटिकल राइट्स आपने मैन को दिए हैं वो पॉलिटिकल राइट्स हमें भी चाहिए. बट जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ तो वुमेन्स काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, बिकॉज उनको उसमें कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. उनको पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में रखा गया था. रिमेंबर, पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन्स दोज हु वर हैविंग द राइट टू वोट, एंड जिनके पास वोट नहीं था वो सब पैसिव सिटीजन्स में थे. तो वुमेन को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया था. सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई. वुमेंस की जो मेन डिमांड थी वो थी राइट टू वोट, कि हमें वोट देने का राइट मिले, असेंबली में हम भी इलेक्ट हों, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी भी सीट्स होनी चाहिए, ताकि हम भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को ईजिली समझा सकें. आफ्टर दैट सम चेंजेस वर देयर. कुछ नए लॉज बन के तैयार हुए. उनके लिए नए स्कूल्स बनाए गए. एजुकेशन को गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया. जो फोर्सफुल मैरिज होती थी, पहले ज़बरदस्ती शादी कर देते थे पढ़ाई करने के बाद या फिर बिना पढ़ाई, तो वो उनको रोक दिया गया. जो मैरिज थी वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होने लगी और उनको सिविल लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था. डिवोर्स को लीगल कर दिया गया. हस्बैंड या वाइफ कोई भी उसके लिए अप्लाई कर सकता था. वुमेन्स की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी गई उस टाइम पे. अगर कोई भी वुमेन स्मॉल बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहती है तो उसके लिए ट्रेनिंग ले सकते थे. बट जो उनका स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो अभी भी चल रहा था, बिकॉज उनको पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थे, इक्वल राइट्स एज मैन. ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, रिमेंबर ये किसका टाइम था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम था. जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था उस टाइम उसने जितने वुमेन्स क्लब थे उन सबको बंद करवा दिया था. जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वुमेन्स की उन सबको बंद करवा दिया था. और जितनी भी उस टाइम पे मेन लीडर्स थी वुमेन्स में उन सबको अरेस्ट कर लिया था, और उसमें से काफ़ी सारे लोगों को उसने मार भी दिया था. वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स. काफ़ी सालों तक वुमेन जो थी वो वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए लड़ाई लड़ती रही. उनका मूवमेंट काफ़ी टाइम तक चलता रहा. 1946 में फाइनली फ्रांस में वुमेन को राइट टू वोट मिला. नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्लेवरी. अब यहाँ पे वुमेन का टॉपिक ख़त्म होता है, बिकॉज उनको वोटिंग राइट मिल गया था जो वो चाहती थी. अब हम बात करते हैं स्लेवरी की. जब जैकोबिन का टाइम था तो उस टाइम पे उसने स्लेवरी को एबॉलिश किया था. उसने स्लेवरी पे रोक लगाई थी. स्लेवरी की ज़रूरत क्यों थी? जो आपका कैरिबियन था,
कैरेबियन वॉज अ पार्ट ऑफ अमेरिका। तो उस टाइम पे फ्रांस में ये कॉलोनीज़ थी जिसमें भी फ्रांस ने कब्ज़ा कर रखा था। मार्टिन क्यू, गॉर्डेलोपे, सैन डोमिंगो, ये जो 3 कॉलोनीज़ थी उस टाइम फ्रांस में, ये मेनली इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थी टोबैको की, शुगर की, इंडिगो की और कॉफ़ी की। अब कैरिबियन में शॉर्टेज ऑफ लेबर होने लग गई प्लांटेशन साइट्स पे, उनको लेबर की ज़रूरत थी। तो अब लेबर कहाँ से आए? तो उस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए दे हैव स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था मेनली यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इसमें फ्रेंच मर्चेंट्स बॉर्डेक्स और नेंटिस, ये 2 शहरों के नाम हैं, यहाँ से पोर्ट्स से जाके मीन्स थ्रू द वाटर वो जाते थे अफ्रीका, और अफ्रीका में जाकर वहाँ पे जो वहाँ के लोकल चिफ्टियंस थे उनसे जाके मिलते थे और वहाँ से कुछ स्लेव्स को ख़रीदते थे। और उनको ख़रीदने के बाद उनको शिप्स में, जैसे हम सामान भर के रखते हैं टाइटली पैक कर देते हैं, ऐसे उनको पैक करके बॉक्सेस में, बड़े बड़े बॉक्सेस में भर दिया जाता था। और अराउंड 3 मंथ्स लगते थे उनको अमेरिका पहुंचने में। अमेरिका क्यों पहुंचते थे? बिकॉज जो कैरिबियन रीजन था वो अमेरिका का ही पार्ट था। सो उनको 3 मंथ्स लगते थे अमेरिका पहुंचने में, और वहाँ जाके वो इनको प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया करते थे। प्लांटेशन ओनर्स, प्लांटेशन फार्मिंग जो होती है वो काफ़ी बड़ी लैंड पे होती है, जैसे कॉफ़ी, टी, इंडिगो, टोबैको, ये बहुत बड़ी लैंड पे फार्मिंग होती है। तो वो और इसमें ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, इसमें लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सो अमेरिका पहुंच के वो इन सारे स्लेव्स को, जो स्लेव्स क्या होता है? गुलाम, इनको प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिया करते थे। 18वीं सेंचुरी में स्लेवरी की काफ़ी बुराई होने लग गई, लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया स्लेवरी को। नेशनल असेंबली में काफ़ी लंबे डिबेट्स हुए स्लेवरी पे कि स्लेवरी अच्छी है या बुरी है, तो काफ़ी डिस्कशन होता था उसमें। जैकोबिन गवर्नमेंट जब थी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की, उसने स्लेवरी पे रोक तो लगाई, अबॉलिश तो किया, बट उसके लिए कोई लॉ पास नहीं किया, बिकॉज काफ़ी सारे जो बड़े बिजनेसमैन थे उनको स्लेवरी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। दैट्स वाई फाइनली कन्वेंशन, रिमेंबर कन्वेंशन, ये नेशनल असेंबली का नाम था। 1794 में सारी फ्रांस से सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। बट ये जो स्लेव सिस्टम था ये काफ़ी कम टाइम के लिए बंद हो पाया, बिकॉज 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी सिस्टम को फिर से रीइंट्रोड्यूस्ड कर दिया। आफ्टर दैट 1848 में फाइनली जो स्लेवरी सिस्टम था वो फ्रेंच कॉलोनीज़ में एबॉलिश हो गया, मीन्स उस पर बैन लग गया। जितनी भी चेंजेस आए लोगों की लाइफ में वो 1789 के बाद आए। उसमें से एक था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। इसमें मतलब किसी भी चीज़ पर रोक लगाना, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें लगता है पब्लिकली नहीं जाना चाहिए उस पर रोक लगाना। तो उस टाइम पे जो बुक्स, न्यूज़पेपर्स और जो प्लेज होते थे उन सब पे सेंसरशिप लगती थी। मीन्स उस टाइम पे राजा होता था वो उसको अप्रूव करता था, उसके अप्रूवल के बिना वो आगे पास नहीं होता था। मीन्स उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो राजा के खिलाफ हो या फिर जिससे लोग परेशान हो या फिर लोग मतलब रिवॉल्ट कर दें, तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कब होता था? 1789 से पहले। मीन्स ओल्ड रिजाइम जो थी, ओल्ड रिजाइम का टाइम कौन सा था? 1789 से पहले, बिकॉज 1789 के बाद तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिला था। उस टाइम पे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स से पूरा फ्रांस जो था वो भरा हुआ था, बिकॉज अब हर किसी को राइट था अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का। और अगर किसी को अपोजिंग व्यूज़ देने हैं, जो मतलब उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो उसकी अपोजिंग व्यूज़ देना चाहते हैं, तो वो अपोजिंग व्यूज़ भी दे सकते थे। उस टाइम पे मोस्टली जो लोग थे वो अनएजुकेटेड थे, तो वो प्ले और सॉन्ग्स को देखकर, सॉन्ग्स को सुनकर और प्ले को देखकर सारी मैसेजेस को समझते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है। और जो एजुकेटेड सेक्शन था वो पॉलिटिकल फिलोसफर्स के जो व्यूज़ थे उनको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पढ़ा करते थे। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे वो फ्रांस का राजा बन जाता है, और फ्रांस का राजा बनने के बाद वो आसपास की जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं
उन सब पे कब्ज़ा करना स्टार्ट कर देता है, उन सबको जीतना स्टार्ट कर देता है। और जहाँ जहाँ वो जीतता जाता है वहाँ वहाँ अपनी फैमिली के मेम्बर्स को अपॉइंट करता जाता है। उसने कुछ लॉ पास किए थे, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप ही की रहेगी, सेम सिस्टम रहेगा सब जगह, सेम बिल्कुल वेट्स और मेजर्स का। उसकी जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्टोरी थी फ्रांस की फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो ख़त्म होती है। बट इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स आए वो पूरे फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गए। इवन सारी कंट्रीज़ उससे काफ़ी इंस्पायर हुई, बिकॉज फ्रांस ही वो पहली कंट्री था जहाँ से मतलब लोगों ने अपोज करना स्टार्ट किया और राजाओं को हटाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। सारी कंट्रीज़ उससे काफ़ी इंस्पायर हुई और सब जगह ये फिर बाद में होता चला गया। तो हमारे पास जो बहुत सारे राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हैं। सो नाउ हियर द चैप्टर इज फिनिश्ड। सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर फेयर नोटबुक and do NCERT questions of this chapter in your fair notebook.